स्वागत है सभी का पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आज हम बात करेंगे जी हां, दानापुर विधानसभा सीट की। बिहार की ये विधानसभा सीट बहुत दिलचस्प है। वजह है कि ये पटना जिले के अंदर पड़ती है और दानापुर में इस वक्त आरजेडी के विधायक रितलाल यादव हैं। ये वही रितलाल यादव है जिनकी कुछ दिन पहले बीजेपी में आने की चर्चाएं तेजी पकड़ने लग गई थी, लेकिन रितलाल यादव बीजेपी में फिर नहीं आए। अब चुनाव नजदीक है तो चर्चा ये है कि रितलाल यादव को दोबारा से आरजेडी टिकट देगी या नहीं देगी। बीजेपी की तरफ से कौन दावेदार होगा इस सीट पर, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो विधायक के रूप में इस बार मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं, जन सुराज यहाँ से किसको मैदान में ला सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और यहाँ का जातिगत समीकरण समझने के लिए, यहाँ का एक अनुमान लगाने के लिए, यहाँ का परिणाम क्या हो सकता है, हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि बहुत मैंने बहुत शुरुआत में कहा धन्यवाद। कि दानापुर सीट बड़ी दिलचस्प है, आरजेडी के यहाँ विधायक है। सबसे पहले संशय यही है कि आरजेडी इस बार फाइनल टिकट किसको देगी, उम्मीदवार आरजेडी का कौन होगा। देखिए, बहुत घालमेल है वहां दानापुर में अर्पिता। ठीक है, इस बार घालमेल इसलिए बढ़ गया है कि चूंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो पाटलिपुत्रा संसदीय सीट में दानापुर विधानसभा सीट आता है, तो वहां से मीसा भारती, राजद सुप्रीमो की बड़ी पुत्री मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी। और उस चुनाव के दौरान रितलाल यादव की जो भूमिका रही है, वो भूमिका जो है थोड़ा सा माने संदेहास्पद रहा। उस भूमिका से आरजेडी के प्रमुख जो है लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग खुश नहीं है। ठीक है, अब उसका असर जो है, असर क्या पड़ेगा ये देखने की बात है। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान एक चर्चा थी कि रितलाल यादव जो है कहीं आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में न शामिल हो जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, उसका एक कारण था कि रितलाल यादव को अंतिम समय में लग गया था कि मीसा भारती उनके समर्थन के बगैर भी चुनाव जीत जाएगी, और जीत भी गई। क्योंकि जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि एनडीए के वोट बैंक में ही डकैती हो रही थी। एनडीए का वोट बैंक मतलब जो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, जो जनता दल यू के जो वोटर होते हैं, पारंपरिक रूप से, विशेष रूप से जो कुर्मी जाति के लोग हैं, वहां पर नीतीश कुमार पर अशोक महतो भारी पड़े थे। ठीक है, नीतीश कुमार का और कुछ स्थानीय कारण भी था जिसका असर पड़ा उस दौरान। जो फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि फुलवारी और दानापुर दो और मसौढ़ी, ये तीनों विधानसभा सीट जो है वो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आता है। और इन तीनों विधानसभा सीट पर स्थानीय कारणों से जो पारंपरिक रूप से जो एनडीए के वोटर हैं, वो विशेष रूप से नीतीश कुमार के वोटर हैं, उन लोगों का वोट जो है इस बार बीजेपी को नहीं मिला हुआ, रामकृपाल यादव को नहीं मिला, बल्कि वो जो है मीसा भारती को मिला। और इसी के परिणाम स्वरूप मीसा भारती वहां से चुनाव जीत गई। तो लेकिन जीती, ये बात सही है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है अब, ठीक है, उसके लिए क्या आरजेडी प्रमुख जो है लालू प्रसाद यादव का परिवार वो रितलाल यादव को माफ करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर माफ कर दे तब तो निश्चित है कि रितलाल यादव भी उम्मीदवार होंगे वहां से। लेकिन अगर माफी नहीं मिली, अब तक का इतिहास रहा है वैसे कि किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से आरजेडी के अन्य कैंडिडेट को धोखा दिया तो माफ किया जा सकता है, लेकिन लालू परिवार के ही कैंडिडेट को, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, या तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, ये सभी के सभी चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है, और इन लोगों के साथ जिस किसी ने भी गद्दारी किया है उनको तो मैंने लालू परिवार ने माफ नहीं किया है। अब देखना है कि रितलाल यादव को माफ करती है या नहीं करती है, तो एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर माफी भी नहीं, आरजेडी के पास रितलाल यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा है दानापुर विधानसभा में? सवाल तो ये भी है कि ठीक है, रितलाल यादव को मान लीजिए टिकट नहीं देती है, एक बार के लिए मान भी लिया जाए, तो दूसरा कोई उतना ही मजबूत चेहरा है आरजेडी के पास दानापुर इलाके में? देखिए अर्पिता, दानापुर में एक बात सही है कि रितलाल यादव का अपना आधार भी है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। रितलाल यादव का अपना प्रभाव भी है, रितलाल यादव बाहुबली भी रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक अलग करिश्मा भी है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद दानापुर से आरजेडी के टिकट पर कोई उम्मीदवार को वोट नहीं कम मिलता है।
आरजेडी सुप्रीमो के नाम पर, लालू यादव के नाम पर वोट ज्यादा मिलता है वहां पर। देखिए 2-3 जो सामाजिक समूह है, जैसे यादव जाति का वोट प्रायः, चाहे वो बीजेपी, वहां एक बात है कि अगर लगातार कई चुनावों से हम देखें तो बीजेपी के भी उम्मीदवार जो है यादव जाति से ही होते रहे, चाहे वो आशा सिन्हा हो, चाहे आशा सिन्हा से पहले सत्यनारायण सिन्हा, जो आशा सिन्हा के पति रहे, वो चुनाव हार गए, वो स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा वहां से उम्मीदवार रहे थे। बीच में विजय सिंह यादव भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे थे। तो प्रायः जो बीजेपी के भी उम्मीदवार वहां से यादव जाति के ही लोग होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यादवों का अधिसंख्य वोट जो है वो लालू यादव के नाम पर आरजेडी के उम्मीदवार को मिलता रहा है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा है मुसलमानों का वोट। मुसलमानों का वोट भी उस संसदीय विधानसभा सीट पर अच्छा खासा है, तो मुसलमान का भी वोट जो है बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ जाता है और आरजेडी के समर्थन में जाता है। तो मुसलमानों के पास भी तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प मिल सकता है, अगर आपने जैसा कहा जनसुराज अगर लड़ती है तो वहां से किसे उम्मीदवार बनाएगी, यह एक सवाल है। उसके आधार पर भी फैसला जो चुनाव का परिणाम आएगा उस पर इसकी भी भूमिका रहेगी कि जनसुराज किसे उम्मीदवार बनाएगी, ठीक है। तो रीतलाल यादव के अलावा कई ऐसे यादव जाति के लोग हैं जो पिछला चुनाव, सच्चिदानंद राय वो अभी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, 2015 में विधानसभा चुनाव में लड़े थे वो आरजेडी के टिकट पर। तो कई ऐसे लोग हैं स्थानीय स्तर पर आरजेडी के पास जो कि वहां पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और नंबर 1 एक और विषय के उम्मीदवार नहीं, एक और विषय ध्यान में रखने की बात है। हाँ, एक और विषय ध्यान में रखने की बात है अर्पिता, कि वहां अगर इतिहास देखेंगे दानापुर विधानसभा सीट का, तो कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव से पहले तक नेता रहे हैं वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। चाहे विजय सिंह यादव की बात कर लीजिए, माने ऐसे उम्मीदवार रहे हैं वहां पर जो कि माने चुनाव लड़ने से पहले तक बीजेपी में रहे और चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में चले गए। तो ऐसा भी इतिहास रहा है दानापुर का। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बीजेपी में आज जो आप लोग देख रही हैं उसमें से कोई एक चला जाए आरजेडी में चुनाव लड़ने के लिए केवल, तो ये भी संभव है। लेकिन एक चीज तय है कि दानापुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है, विशेष रूप से रीतलाल यादव के लिए और लालू परिवार के लिए। तीसरा एक और एंगल है कि अगर लालू यादव रीतलाल यादव को टिकट नहीं देते हैं तो रीतलाल यादव तो घर बैठेंगे नहीं, रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। या तो बीजेपी में शामिल हो जाए वो। आपने जो सवाल पूछा ना कि बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी के कौन उम्मीदवार होंगे, तो एक स्थिति बनती है कि रीतलाल यादव बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। तो अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो एकमात्र शर्त होगी कि बीजेपी से टिकट मिलेगा उनको, तभी जाएंगे वो। और अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी से टिकट की गारंटी नहीं मिली, तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। तो यह भी स्थिति बनेगी, ठीक। रही बात बीजेपी में, प्रदीप जी बात करें तो बीजेपी के पास आपने बताया कि 2020 की बात करें या 15 की बात करें, बीजेपी के कई दावेदार सामने आए जो ज्यादातर यादव जाति से ही थे। अगर हम अभी 25 की बात करें तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो फील्डिंग कर रहे हैं, जो तैयारी में लगे हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे सकती है दानापुर विधानसभा से? ऐसे 2-4 चेहरे जिसका नाम आपके जहन में हो, जिनकी खबरें आप तक पहुंची हो। नहीं, देखिए वहां पर जो स्थिति है अर्पिता की, सबसे बड़ा चीज क्या है, देखिए एक और चीज है वहां विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो दानापुर का जो डेमोग्राफी है ना, उधर 20-25 सालों के अंदर में बदला है, ठीक है। पहले स्थिति ये थी कि दानापुर का मतलब होता था यादवों का ही 100% वर्चस्व, ठीक है। लेकिन इधर जो जनसांख्यिकी परिवर्तन आया है, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है, तो जनसांख्यिकी परिवर्तन आया है दानापुर संसदीय विधानसभा सीट पर। उसका कारण क्या रहा है? जो पटना शहर का जो विस्तार हुआ है, तो विस्तार दानापुर के तरफ भी हुआ है, नई नई कॉलोनियां बसी हैं। तो नई नई कॉलोनियां जो बसी है उसमें जो जातिगत अगर आप देखेंगी अगर समीकरण, तो उसमें माने उसके जो पहले जो पुराना जो रेशियो था यादव जाति के लोगों का, वो रेशियो अब घटा है, ठीक है। और चूंकि जो बसने वाले लोग हैं, नए बसने वाले लोग हैं, वो शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं, उसमें सभी जातियां हैं। तो शहरी मध्यम वर्ग चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंदू है
तो माना यह जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी से वहां पर यादव जाति के भी लोग चुनाव लड़ते रहे, लेकिन एक विषय लगातार वहां चल रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वहां किसी वैश्य वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाए, किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ाए, तो ये भी एक स्थिति बनती है वहां पर। ठीक है, तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो विकल्प है। एक तो विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा, एक तो सबसे पहला है कि अगर रितलाल यादव को टिकट नहीं मिला तो क्या रितलाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरा है कि बीजेपी आशा सिन्हा को ही फिर से चुनाव उम्मीदवार बनाए। आशा सिन्हा 2 बार विधायक चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार हार गई थी, चौथी बार भी क्या बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी उनको। उनका दावा भी कमजोर नहीं है, क्योंकि कारण है क्या कि उनके पति, आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहने के कारण ही उनकी हत्या हुई। इसमें कहीं ना कहीं एक बात थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर राजनीति करते थे, और जिस दौर में हत्या हुई उस दौर में यादव जाति के बहुत कम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के खुल के राजनीति किया करते थे। और यादव जाति के उस समय में जो पर्टिकुलरली आरजेडी के जो कई बाहुबली हुआ करते थे, उन बाहुबलियों का मुकाबला सड़क पर किया करते थे। वो उसमें एक नित्यानंद राय जो अभी केंद्रीय मंत्री है, दूसरा सत्यनारायण सिन्हा, ऐसे लोगों की भूमिका थी, और उसी भूमिका का आदर करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी आशा सिन्हा को टिकट देती आ रही है। ठीक है, तो क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आशा सिन्हा को टिकट देगी? लेकिन कई ऐसे मामले समाज के अंदर उभर कर आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये शक होता है कि आशा सिन्हा पर कई आरोप भी लगा है, पार्टी के अंदर भी आरोप लग रहा है। आशा सिन्हा पर कई प्रकार के आरोप है, मतलब कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप है, पार्टी को कमजोर करने का आरोप है। तो इस तरह की कई आरोप लगे हैं उन पर। अब देखना यह है कि उस पर पार्टी का नेतृत्व क्या फैसला करता है। तीसरा एक और चीज है कि यादव जाति से भी उम्मीदवार बदलने की बात हो रही है। उसमें एक नाम जो काफी चर्चा में रहा है वो है अरुण क्रांति का, अरुण यादव का। ठीक है, वो भी पुराना जो है विद्यार्थी परिषद के दिनों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय, विद्यार्थी परिषद के दिनों के कार्यकर्ता रहे, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं वहां। ठीक है, उस विधानसभा माने विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक रहे, टाइमर रहे हैं। ठीक है, तो और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है, दानापुर में सक्रिय है, तो उनकी भी दावेदारी बनती है वहां। तो अगर यादव जाति से ही उम्मीदवार बदल कर देने की बात होगी तो अरुण यादव, जो पहले अरुण क्रांति लिखा करते थे अब यह अरुण यादव लिखते हैं, ठीक है, तो उनका भी दावा मजबूत है। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। रितलाल यादव, आशा सिन्हा, अरुण यादव या फिर कोई वैश्य या कुशवाहा उम्मीदवार। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो क्या फैसला करता है। प्रदीप जी, आपने लगभग सारी बातें खुलकर बता दी हैं कि जो दानापुर विधानसभा सीट है, चर्चित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, विधायक के रूप में किसकी दावेदारी हो सकती है और वहां का जातिगत समीकरण क्या कहता है। मैं एक बात आपसे समझना चाह रही थी, यहाँ 2020 या 15 या 10 में जब जब मतदान हुआ, एक पैटर्न हर मतदान का होता है, तो क्या इस बार 2025 में वही पैटर्न रिपीट होगा या फिर पैटर्न बदलेगा क्या? यहाँ आपने बताया कि ज्यादातर यादव बहुल इलाका रहता है, तो यहाँ दावेदारी भी यादवों को मिलती है और इनके वोट भी जब पड़ते हैं तो उसी से हार और जीत तय होती है। लेकिन अब समीकरण थोड़ा बदला है, जो जनसंख्या है यादवों की उसकी तुलना में अन्य जातियां भी आ चुकी हैं, तो उतनी मजबूत वोट के रूप में अब यादव सिर्फ नहीं देखे जा सकते दानापुर में। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बीजेपी और जो दूसरा गठबंधन है एनडीए के अलावा जो इंडिया गठबंधन है, दोनों क्या अपने यादवों पर ही भरोसा दिखाएंगे या फिर कुछ अलग ट्राई करेंगे? क्योंकि आपने कहा भी कि अगर जनसुराज मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आती है तो आरजेडी के लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और ऐसे में तो आरजेडी भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेगी। तो जातिगत समीकरण एग्जैक्टली क्या है, उसके आधार पर एग्जैक्टली मजबूत कौन सा है, अगर वो थोड़ा सा और आप बता दें। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे जातिगत समीकरण और जनसुराज की क्या किस प्रकार का उम्मीदवार होता है उस पर परिणाम निर्भर करेगा। इसलिए मैंने कहा
कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भारतीय जनता पार्टी भी यादव जाति से उम्मीदवार देती है, आरजेडी का उम्मीदवार यादव जाति का होगा, और जनसुराज मान लीजिए किसी सवर्ण को उम्मीदवार बना दिया वहां से, ठीक है, तो फिर वहां सवर्ण से या फिर वैश्य जाति से उम्मीदवार बना दिया अगर जनसुराज ने, अगर तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन वही जनसुराज ने अगर किसी मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया, ठीक है, या किसी यादव को उम्मीदवार बना दिया, तो फिर आरजेडी के लिए समस्या खड़ी होगी, ठीक है। अब रीतलाल यादव मान लीजिए अगर वो निर्दलीय लड़ गए चुनाव, तो फिर आरजेडी के लिए खतरा होगा, बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, बीजेपी के उम्मीदवार तब आराम से आसानी से चुनाव निकाल लेंगे, ये संभावना बनेगी। अगर जातीय समीकरण की हम बात देखें अगर वहां पर तो सबसे बड़ी संख्या आबादी जो है वहां पर यादव जाति का है, आज भी इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता है, तीसरे नंबर पर भूमिहार जाति के भी लोग हैं, सवर्ण भी कह सकते हैं आप। ओवरऑल सवर्णों में जो चारों जातियां हैं उसको मिलाकर कह सकती है कि आप अब अच्छी खासी संख्या है दानापुर विधानसभा सीट में। कुशवाहा जाति के भी लोग हैं अच्छी खासी संख्या में, कुर्मी जाति के भी लोग, मतलब देखिए दानापुर में नंबर 1 पर यादव है। उसके बाद जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है कि अगर माने अन्य जातियां भी अगर गोलबंद हो जाती हैं अगर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में, तो फिर ऐसा नहीं है कि यादव जाति के दूसरे जाति के लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये संभव ऐसा नहीं है, ठीक है। सवाल ये भी है, एक और सवाल है वहां पर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है। आप कई बार ऐसा होता है कि देखिए आप देखेंगे क्या ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो शहरी मध्यम वर्ग है उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो आपने देखा है कि प्राय शहरी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वो चुनाव में मत डालने से संकोच करते हैं, वो अपना छुट्टी मनाने लगते हैं, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जो हुआ कि आशा सेना की लोकप्रियता बहुत ही कम हो गई थी, जो भी वोट मिला उनको भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिला, मतलब भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी आशा सिन्हा को वोट देने के लिए नहीं निकले, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं थी बल्कि आशा सिन्हा से नाराजगी थी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लगातार पिछली बार उससे पहले भी एक चुनाव में रीतलाल यादव चुनाव हार चुके थे, उनके भाई उम्मीदवार बने तो वो भी चुनाव हार चुके थे, तो रीतलाल यादव को आरजेडी का टिकट भी मिल गया। तो ये तीनों समीकरण ऐसा था कि जिस कारण से उस बार माने वहां पर जो यादवों की पूरी गोलबंदी हो गई आरजेडी के फेवर में, और साथ साथ जो आरजेडी का वोट बैंक था और रीतलाल यादव का व्यक्तिगत वोटर, ठीक है, सबकी गोलबंदी और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में उदासीनता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से नाराजगी, ये सब मिलकर, ये जितने भी कारण है, ये 5-6 कारण मिलकर परिणाम रीतलाल यादव के पक्ष में गया। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो रीतलाल यादव के खिलाफ होने की संभावना होगी, ठीक है। तो इसका असर, और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी नए उम्मीदवार को टिकट दे दे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ, अगर कोई नया उम्मीदवार जो कि मतदाताओं में जो भाजपा के उम्मीदवार से नाराजगी थी पिछली बार, वो नाराजगी नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बड़ा स्पष्ट बताया है कि बीजेपी को इस बार कुछ अलग करना चाहिए, और अगर रिपीट करेगी आशा सिन्हा को या फिर रीतलाल यादव को भी टिकट देगी, दोनों सूरतों में बीजेपी को उतना फायदा होता नहीं दिख रहा है जितना कि एक नया उम्मीदवार लाने पर हो सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के लिए भी इस बार उतना आसान नहीं होगा चुनाव लड़ना या जीतना। दोनों स्थितियां बदल चुकी है 2020 की तुलना में, समीकरण बदल चुके हैं। एक 2020 में एक तेजस्वी यादव वाला जोश था जो इस बार एकदम गायब दिख रहा है। अब देखिए कि हो सकता है चुनाव नजदीक आते आते कुछ और समीकरण बदले और रीतलाल यादव का इधर या उधर आना जाना अगर होता है तो मुझे लगता है पूरी तरह से समीकरण बदल जाएगा दानापुर विधानसभा सीट का। तो देखते दिलचस्प तस्वीर और क्या क्या हो सकती है, आपने तो बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया प्रदीप जी। आगे भी इस सीट पर आप नजर बनाए रखिए, हम आगे की भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, बहुत बहुत और धन्यवाद तमाम अर्पिता दर्शकों का आपका। भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।